गुड आफ्टरनून क्लास 9th। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है, थ्योरी पार्ट फिनिश कर लिया है और अब हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट सेल्सियस इन केल्विन कॉरेस्पॉन्ड टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन पूछ रहा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सेल्सियस में और केल्विन में क्या होगा। मैंने आपको सारे रिलेशंस बताए थे, क्या सेल्सियस और केल्विन को कैसे कैसे हम रिलेट करते हैं। तो सेल्सियस केल्विन का क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, यही है ना। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन यही है। अब यहाँ हमारा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 68 माइनस 32, 68 डिग्री माइनस 32, सॉरी नॉट G, इंटू 5/9। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 36 इंटू 5/9, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया हमारा सेल्सियस में, हमें टेम्परेचर मिल गया। अब केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन, नाउ केल्विन इज इक्वल टू, केल्विन क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, that is equal to 20 degree, 20 plus 273 and that is equal to 293 Kelvin। क्लियर है? क्वेश्चन बात समझ में आ गई थी सबके। हमारा टेम्परेचर दे रखा था 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमें उससे कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बताना था डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ammonia formula NH3 and hydrogen chloride gas, hydrogen chloride gas, that is HCl, both have pungent smell, both have pungent smell, दोनों का pungent smell होता है, बहुत अजीब सा स्मेल होता है दोनों का। Both gases are released separately. Both gases are released separately. Both gases are released separately from two opposite corners of the room. Two opposite corners of the room. Two opposite corners of the room. Which gas will reach first? Which gas will reach first to a person sitting in the center of the room? Sitting in the center of the room. क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबके? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर एक रूम है और यहाँ बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ से हमने अमोनिया गैस को यहाँ से छोड़ा है, मतलब रिलीज किया है, और यहाँ से हमने HCl गैस रिलीज किया है। टू ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम से हमने दो गैसेस रिलीज की हैं। अब हमें बताना है कि ये जो पर्सन मिडिल में बैठा हुआ है, इस पर्सन के पास किस गैस की स्मेल पहले पहुंचेगी। विच गैस, कैसे बताएंगे भाई? मोटा ताजा आदमी जो होता है उसको दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, जिसका वेट ज्यादा होता है और दो आदमी दौड़ रहे हैं, एक का वेट 70 kg है और दूसरे का वेट 40 kg है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका वेट 40 kg है वो बहुत आसानी से, मतलब
इन कंपैरिजन टू द पर्सन विद 70 kg वेट वो इजीली दौड़ेगा, करेक्ट है। तो यहाँ भी बात वही है, यहाँ हमें अमोनिया और HCl का पहले वेट कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करिए आप लोग वेट अपना, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। HCl का मॉलिक्यूलर मास, HCl का हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5, इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 36.5। और अमोनिया NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हुआ, अमोनिया नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, कौन मोटा ज्यादा है, ऑब्वियसली HCl भारी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेट ज्यादा है, तो थोड़ा सीधी सी बात है 70 kg वाले से आदमी से जल्दी 40 kg वाला पहुंचेगा। यहां भी बात वही है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास of HCl is greater than molecular mass of HCl is greater than molecular mass of ammonia. Therefore, ammonia will reach first. इसी वजह से वो दुबला पतला सा जो है अमोनिया हल्का फुल्का वो पहले पहुंचेगा, HCl की स्मेल उसके बाद उसको फॉलो करेगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सबके? ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आगे और भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। Let's move to third question. What happens to the heat energy? What happens to the heat energy that is supplied to a solid? That is supplied to a solid during melting. जब सॉलिड मेल्ट कर रहा होता है उस वक्त जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जाती है? आप सबको इसका आंसर पता होगा, कहाँ जाती है वो हीट? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। क्लियर है? तो वो हीट क्या होती है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों होता है? वो जो हीट होती है वो जाती कहाँ है ये बताइए आप लोग। क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। Temperature of the solid remains constant during melting because heat supplied during that time is converted to latent heat of fusion. This in turn is used, और ये यूज होता है, this in turn is used to overcome the force of attraction, to overcome the force of attraction, to overcome the force of attraction between the particles of solid. Particles of solid force of attraction को ब्रेक करने में यूज होता है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी तो वो बढ़ा नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो किसी भी हाल में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा।
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो वो कन्वर्ट होता है, तो ये लैटेंट हीट यूज कहाँ होता है? ये लैटेंट हीट यूज होता है हमारा पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग बिकॉज हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग during that time is converted to latent heat of fusion, which is in turn used to overcome the force of attraction between the particles of solid. क्लियर? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबको खुद, आप सब खुद से ही लिख लोगे इसको, तो फिर भी मैंने चलो बताया एक क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. The melting point of two solids, the melting point of two solids X and Y are 300 Kelvin and 400 Kelvin respectively. 300 Kelvin and 400 Kelvin respectively. Which has more interparticle forces? Which has more interparticle forces? कह रहा है कि दो सॉलिड्स हैं x एंड y, एक x का मेल्टिंग पॉइंट 300 केल्विन है, y का मेल्टिंग पॉइंट 400 केल्विन है। इन दोनों में से किसके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? ये बताओ क्या है? x का 300 केल्विन, y का 400 केल्विन, यानी x और y के बीच में 100 केल्विन का फर्क है। y का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, y का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों सॉलिड है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। हायर मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स दैट मोर, हायर मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट मोर एनर्जी ऑब्लिक हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द interparticle force of attraction, to break the interparticle force of attraction, यानी therefore y has more interparticle force of attraction. Y has more interparticle force of attraction. क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली समझ जाओगे क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a minute, give me a minute.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ऑप्शंस हैं chalk, air, love, chalk, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold drink, smell of perfume। नाउ इसमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, क्लासिफाई करना है हमें। इनमें से कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। एक बात, मैटर का डेफिनेशन याद है आप सबको, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास नेग्लिजिबल भी होगा तो चलेगा, लेकिन इट शुड हैव मास। तो चौक तो ऑब्वियसली बात है, चौक हम लोग ये जो मार्कर यूज कर रहे हैं इसको चौक ही कंसिडर कर लो, ब्लैक बोर्ड होता तो ये तो है मैटर। एयर, एयर भी मैटर है, एयर पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रखा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, एयर ने सारी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। लव, लव इज अ फीलिंग, लव एक फीलिंग है, मैटर नहीं है, उसमें कोई वेट नहीं होता, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे यूनिवर्स में। इट इज जस्ट अ फीलिंग। नो। स्मेल, नाउ व्हाट इज स्मेल? बेटा स्मेल जब आपको किसी चीज की आ रही है तो इसका मतलब है कि जिस भी चीज की स्मेल है उस चीज के पार्टिकल्स इस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और अगर पार्टिकल्स उस चीज के मौजूद हैं तो वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पार्टिकल्स हैं, वेट होगा ही होगा, भले नेग्लिजिबल होगा। दैट इज वाई स्मेल इज अ मैटर, हेट इज अ फीलिंग। तो ये मैटर नहीं है। आलमंड, बादाम सब खाते हो, वो तो स्पेस लेता है। थॉट, ख्याल में तो कुछ भी ख्याल कर लो, कुछ भी ख्याली पुलाव पकाओ, बट वो हमारा स्पेस भी नहीं लेता हमारे यूनिवर्स में, और उसको वेट भी नहीं होता। तो थॉट इज नथिंग, नो, थॉट इज नॉट मैटर। कोल्ड, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंड और गर्मी जगह ऑक्यूपाई तो नहीं कर रही ना, इट इज जस्ट अ फीलिंग, हमें कैसा फील हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट मैटर। कोल्ड ड्रिंक तो ऑब्वियसली मैटर है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, बात वही है जो हमने स्मेल के साथ कही थी। अगर हमें परफ्यूम की स्मेल आ रही है तो परफ्यूम के पार्टिकल्स इस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अगर पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो पार्टिकल्स अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो अ मैटर। क्लियर है? समझ में आ गई बात सबके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A diver is able to cut through water. A diver is able to cut through water. A diver is able to cut through water in a swimming pool. In a swimming pool. Which property of matter does this observation show? Which property of matter does this observation show? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है ये ऑब्जर्वेशन? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल
Which property of matter does this observation show? अब ये ऑब्जर्वेशन क्या शो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मैटर की? देखो बेटा, पानी है, पानी से कोई स्विम करके जाता है, जब कोई स्विम करके जाता है तो पानी अपने आप वहां रास्ता बना देती है, पानी साइड हो जाता है, आदमी इजीली कट करके उस जगह से निकल जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है ये लिक्विड का, इस मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? समझ में आ रही है बात? देखो प्रॉपर्टी तो दो शो कर रहा है, एक पानी का अलग हट जाना, पानी में रास्ता बन जाना। अच्छा, सॉलिड, अगर हम ये बेंच की बात करें तो क्या बेंच को आप चीर के बेंच के बीच से तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ स्पेस नहीं होता, इंटर पार्टिकल स्पेस होता ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने के कारण उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता ही नहीं है। तो इस वजह से हम उनको कैसे भी, जब उनके बीच में जगह होगी पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स ऐसे 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 बिल्कुल टाइट होके बैठ रखे हैं, ऐसे ऐसे टाइट होके बैठ रखे हैं पार्टिकल्स सारे, तो एकदम टाइटली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है उनके बीच में। तो हम कितना भी धक्का मार दें, हम यहाँ से चीर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और इनके बीच में जगह ही नहीं है कि ये साइड में हट सके। ठसाठस भी वाली जगह पे अगर इस क्लासरूम को हम बिल्कुल ठसाठस भर दें, एक इंच जगह नहीं रहे, तो कितनी भी धक्का मुक्की करो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा, जस्ट बिकॉज कि उनके बीच में स्पेस नहीं कि कोई सरक भी जाए। लेकिन वाटर के केस में या लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होने के कारण, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस मौजूद होते हैं, थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं। तो जब हम यहाँ से धक्का देके निकलने की कोशिश करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स इन जगहों पे चले जाते हैं, इधर इधर जगहों पे चले जाते, क्योंकि जगह है घसकने की, वो घसक जाते हैं। एक स्विमर के लिए वो जगह बना देते हैं और स्विमर आसानी से स्विम करके निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ये कौन से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है, दिस ऑब्जर्वेशन shows that there is weak interparticle force of attraction between the particles of water, which in turn creates interparticle space. ठीक है, which in turn creates interparticle space. समझ में आ गई सबके? क्लियर है सबको? Okay, let's move to next question. Let's start. Next question is,
ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। क्वेश्चन है नेम A B C D E F, क्या है बताइए। नाउ सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो ए प्रोसेस दिखा रहा है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मतलब ए हमारा क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग, या इसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। अच्छा, बी की बात करें तो लिक्विड से गैस में जा रहा है, कौन सा प्रोसेस है, लिक्विड से गैस, दैट इज वेपोराइजेशन। अगर हम सी की बात करें, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बन रहा है, कंडेंसेशन। डी की बात करें, लिक्विड से सॉलिड क्या बनता है, फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड हो गया हमारा फ्रीजिंग। अब यहां देखो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस चेंजिंग ई हो रहा है, याद है, द सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ई है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में टेम्परेचर इंक्रीज, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर धीरे धीरे घटा रहे हैं, बस अचानक से सॉलिड गैस में चेंज कर दिया, सब्लिमेशन। और उल्टा गैस से जब हमें सॉलिड में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट चेंज है, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ में आई बात सबके, ये सारे डेफिनेशन आप जानते हैं, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है सबके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव डिग्री सी, 0 डिग्री सी एंड 100 डिग्री सी, इन तीनों टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा, आइस। बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट भी करती है ना, तो उस केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वहां फ्रीज भी करता है वाटर, और वहीं पे वो लिक्विफाई भी करता है, मेल्ट भी करता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, करेक्ट। 25 डिग्री ऑब्वियसली 0 से ऊपर और 100 से नीचे पानी किस फॉर्म में होता है, ओनली लिक्विड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तो फिर वही बात है, अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होकर वेपर में चेंज करता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडेंस भी करता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोथ लिक्विड एंड गैस मिल गया फिजिकल स्टेट वाटर का तीनों टेम्परेचर पे। चलो ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question, let me see first.
the mass per unit volume of a substance is called its density, ठीक है. Arrange the following in order of increasing density. Arrange the following in order of increasing density. Air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. Cotton, रुई, कॉटन एंड आयरन, इनको आप इंक्रीजिंग डेंसिटी में अरेंज कीजिए. अरेंज दीज सब्सटेंसेस इनटू द इंक्रीजिंग डेंसिटी. सबसे कम किसकी डेंसिटी है और सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी है, ठीक है. तो बेटा सबसे कम इन सब में आयरन का तो नहीं हो सकता, हनी भी नहीं हो सकता, वाटर, इनमें एयर है. तो एयर जैसे एयर है और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, ये भी तो ऑलमोस्ट गैस फॉर्म में रहते हैं. डिफरेंस क्या है, ये तो सिर्फ एयर है, प्योर एयर है. लेकिन ये जो चिमनीज में एग्जॉस्ट होते हैं इनमें तो बहुत सारे स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. ब्लैक एग्जॉस्ट जो भी निकलता है चिमनीज में से वो बहुत धुआं, उसमें कण, धूल के कण, बहुत कुछ मिक्स हो. धूल के कण तो चलो इसमें भी होते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में बर्न्ड कार्बन होता है जो चिमनी से निकलता है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, उसके बाद बहुत सारे अनबर्न्ड केमिकल्स होते हैं. हर हाल में ये थोड़ा घना, ये तुम देख सकते हो बेटा. सबसे बड़ी बात है कि तुम उसको तो ईजिली देख भी सकते हो एग्जॉस्ट जो निकलती है चिमनी से. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफ़ी घना है, काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक है, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, ये क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है. तो एयर का तो मास चिमनी से कम होगा धुएं से, ऑब्वियस सी बात है. उसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अनबर्न्ड केमिकल्स है, तो मास तो उसका ज़्यादा होगा ही उन सब चीज़ों के कारण. तो एयर का डेंसिटी तो सबसे कम होगा. उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. अब बात करो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है. अब बात करो हनी की. हनी वाटर, चॉक तो सॉलिड है तो वो ऑब्वियस उसकी डेंसिटी ज़्यादा ही होगी, तो वो बाद में बात करते हैं. यहाँ वाटर और हनी, वाटर और हनी में गाढ़ा कौन है, हनी ज़्यादा गाढ़ा है. ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा थिक होने का मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है उसकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है उसका, घना ज़्यादा है वो, वॉल्यूम उसका मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है. तो हनी और वाटर में तो हनी ज़्यादा डेंस होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की कम होगी. कॉटन की बात करें, कॉटन को हम सॉलिड में रखेंगे. देखो बेटा, कॉटन में बहुत सारा एयर रहता है. कॉटन देखा ना, रुई की बात हो रही है, तो कॉटन में बहुत सारा एयर घुसा हुआ होता है. एयर घुसा होने से देखते हो कॉटन कितना फल्का सा रहता है. बहुत कॉटन को दबाते जाओ तुम, कितना बड़े रोल को दबा के तुम ऐसे कर सकते हो. उसके अंदर इतना ज़्यादा एयर होता है, तो एयर होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हैं. जो हमारे कॉटन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर ज़्यादा रहते हैं एयर उसमें घुसा होने के कारण. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वाटर, हनी, आयरन और चॉक से कॉटन हल्का होता है लेकिन एयर और इससे तो भारी होता है, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है अच्छे से. तो ऑब्वियसली इन सब से इसकी डेंसिटी कम होगी. अब इसके बाद तो वाटर ही बचता है. वाटर के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हनी ही आएगा, चॉक तो नहीं आ सकता. हनी लिक्विड है, चॉक सॉलिड है, और चॉक और आयरन में ऑब्वियस सी बात है चॉक से ज़्यादा डेंस होगा हमारा
आयरन बहुत स्ट्रांग होता है, देखा है ना आयरन कितना सख्त होता है, कितना सॉलिड स्ट्रांग सॉलिड होता है। तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक है एक दूसरे को, जितने ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक हैं उतनी ज्यादा डेंसिटी हो रही है उनकी। समझ में आ गई सबकी ये बात? वेरी गुड। What is dry ice? What is dry ice? What is dry ice and why is it stored under high pressure? इसको रूम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, क्यों? एंड व्हाट इज ड्राई आइस? मैंने बताया था ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनके तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्या लिखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमने लिख दिया कि ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, बट अगर मार्क्स ज्यादा है तो इसमें हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन carbon dioxide is stored under high pressure, when carbon dioxide is stored under high pressure, it directly changes into solid, it directly changes into solid state, it directly changes into solid state, it directly changes into solid state and is called solid कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम CO2 को स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर तो वो डायरेक्टली चेंज कर जाता है सॉलिड स्टेट में और हम उसको कहते हैं सॉलिड CO2। ठीक है, अब अगर प्रेशर रिलीज कर दिया जाए, अब अगर रूम टेम्परेचर पे अचानक से इफ द प्रेशर इज रिलीज सडनली, इफ द प्रेशर is released at room temperature, it directly changes into gaseous state. It directly changes into gaseous state without undergoing intermediate liquid phase. Without undergoing intermediate liquid phase. That is why it is called dry ice. चूंकि ये लिक्विड फेज में नहीं जाता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, that is why it is called dry ice. That is why it is called dry ice. क्लियर है सबको? और इसमें आपको ये आंसर भी छुपा है, why it is stored under high pressure, क्योंकि अगर उसका प्रेशर रिलीज कर दिया गया रूम टेम्परेचर पे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस CO2 में, वो सॉलिड CO2 ड्राई आइस के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर
CO2 को, मतलब सॉलिड CO2 ड्राई आइस को अंडर प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। क्लियर है सबको? Let's see another question. Arrange the following substance in increasing order of. Arrange the following substance. Arrange the following substance in increasing order of force of attraction between the particles. In increasing order of force of attraction between the particles. Force of attraction between the particles. Force of attraction between the particles. Options है हमारे water, sugar, oxygen. बहुत इजी है, इजीली बता सकते हो आप सब। वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। शुगर में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में तो नेग्लिजिबल होता है। तो सीधी सी बात है, शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। रीजन दे दीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने तीनों लिख दिया, अब आप इजीली रीजन दे सकते हैं। सॉलिड है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के पहले उसके मार्क्स देखो। एक नंबर का क्वेश्चन आप ये भी लिख दोगे तो आंसर मिल जाएगा। सपोज ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less than solid, और गैस के केस में हम क्या लिखेंगे? नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, convert the following temperatures to Celsius scale. One, तो पहले हम रिलेशन देखें। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, करेक्ट। अब हमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है 293 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273।
डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 293 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? सीधे रिलेशन पे पुट करना है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड, K is equal to degree centigrade plus 273. 470 is equal to degree centigrade plus 273. Now degree centigrade is equal to 470 minus 273. That is equal to 97 degree. Sorry, 197 degree centigrade. 197 degree centigrade. ये कन्वर्शंस को आप बहुत इजीली कर सकते हो, सबको रिलेशंस पता है, सिर्फ थोड़ा आराम से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के करना। ऐसा नहीं करना कि सेंटीग्रेड का दिया हुआ डेटा आप केल्विन में डाल देना और केल्विन का दिया हुआ डेटा सेंटीग्रेड में डाल देना। क्वेश्चंस को जब भी आंसर करना खूब अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर करना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए तब आंसर्स लिखिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास दो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। क्या अब हमें मैच कॉलम करना है, लिक्विड सॉलिड, उसके बाद सॉलिड एंड गैस, सॉलिड गैस, तीसरा है गैस टू लिक्विड, गैस लिक्विड, चौथा है लिक्विड से गैस। ठीक है, लिस्ट नंबर 2 में इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन and solidification, solidification, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4। मैच द कॉलम। क्या होगा? 1 का लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है तो क्या होता है? When liquid changes to solid क्या होता है? Solidification, यानी A हो गया हमारा 4। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो रहा है, the process is sublimation, the process is B corresponds to 3। गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस से लिक्विड, condensation, C corresponds to 2। लिक्विड से गैस, नाउ लिक्विड से गैस इज इवेपोरेशन, B corresponds to 1। क्लियर है? One more. Particles move randomly, ठीक है। B, layers can slide over each other, layers can slide over each other, layers can slide over each other। Third, changes directly to gaseous state, changes directly to gaseous state। Fourth, particles are not free to move,
water, second one is sugar, third one is nitrogen, and the fourth one is ammonium chloride. ठीक, अब हमें मैथ से फॉलो करना है. पार्टिकल्स मूव रैंडमली. पार्टिकल्स किसके में से रैंडमली मूव कर सकते हैं? किसके मूव कर सकते हैं रैंडमली? ऑब्वियसली गैस के. और यहाँ गैस सिर्फ एक बेचारा नाइट्रोजन ही है, तो यानी हमारा ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 3. क्लियर ना? लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. चलो इसको भी ब्रेक देते हैं. चेंजेस डायरेक्टली, इनमें से ऐसा कौन है जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाए? नाइट्रोजन तो निकल ही गया. शुगर डायरेक्टली जाएगा? नहीं जाएगा. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, वो हमारा अमोनियम. अच्छा, अब आप लोग सोचो, वाटर और अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चला जाता है गैसियस स्टेट में. अमोनियम क्लोराइड बेटा सबलाइम करता है. अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन. तो चेंजेस डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, तो हमारा सी कॉरेस्पॉन्ड करेगा 4. ठीक है. पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. ऑब्वियसली शुगर सॉलिड है, तो पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. अब हमारा बचा लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. पानी को देखा है, एक दूसरे के ऊपर फिसलते ही रहते हैं ना. पानी तो एक दूसरे के ऊपर ही फिसलता रहता है, तो लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बी जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. क्लियर सबको? Increase in surface area. B है हमारा decrease in temperature. C है हमारा evaporation. और D है हमारा boiling. उधर हमारा लिस्ट 2 में 1 evaporation increases, 2 evaporation decreases, 3 bulk phenomenon, surface phenomenon. Bulk phenomenon. 4th is surface phenomenon. Beta, A, B, C, D. We all know evaporation is a surface phenomenon. So C corresponds to 4. Boiling is a bulk phenomenon, so D corresponds to 3. Decrease, अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो इवेपोरेशन का क्या होगा? If we decrease the temperature, तो इवेपोरेशन का क्या होगा? Increase, decrease करेंगे तो इवेपोरेशन increase करेगा, decrease करेगा. B corresponds to 2. और बहुत ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है.
इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1। क्वेश्चंस इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, सिर्फ थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमने आज कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रॉब्लम्स देख लिया हमारे फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस पे और स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।